आरबीआई की तरफ से एक डेटा रिलीज किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो होकर के आया है $2.4 बिलियन। और अगर इसे जीडीपी के टर्म पे अगर देखें तो 0.2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट और ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.4 बिलियन का है, तो आपको लगेगा ये कैसे है, डेफिसिट भी है और ये पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो इसी को हम समझेंगे आज इस वीडियो में डिटेल में। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और आज समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता क्या है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जब कोई देश का जो इंपोर्ट है, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज का हो, वो ज़्यादा हो जाता है उसके एक्सपोर्ट से। ऐसा समझिए कि हम अगर विदेशों से, केवल एक देश नहीं सारे देशों से मिला करके अगर 100 रुपये का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ से मंगा रहे हैं, 100 रुपये अपने यहाँ से दे रहे हैं, लेकिन विदेशों को बेच रहे हैं केवल 80 रुपये का सामान, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 20 रुपये का आएगा। मतलब ये हुआ कि हम 20 रुपये एक्स्ट्रा अपने यहाँ से पे कर रहे हैं, अपनी जेब से पे कर रहे हैं विदेशों को। तो ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। और इसी का उल्टा करंट अकाउंट सरप्लस क्या होगा कि मान लीजिए कि हम 100 रुपये का सामान इंपोर्ट करें विदेशों से, लेकिन विदेशों को बेच कितने का रहे हैं, 140 रुपये का सामान, तो ये करंट अकाउंट सरप्लस है। मतलब हमें 40 रुपये प्राप्त हो रहे हैं एज अ नेशन। तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा कभी तो ये समझा जाएगा कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से, और ये किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है और जो बताता है किसी भी देश की जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भी आप वैसे ही समझ रहे होंगे, जब हमारे इंपोर्ट जो है ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ऐसा निगेटिव में ऐसे समझ लीजिए कि हमें अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा उसको लाने के लिए, या फिर हमें और कैपिटल चाहिए होगा वो पेमेंट करने के लिए। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे आता है। थोड़े इसमें ऐसे टर्म्स हैं, हो सकता है आपने पहले सुने हो ना सुने, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताता चल रहा हूँ ताकि आपको न्यूज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर समझ गए हैं तो अब इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई ने बताया इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो श्रैंक टू $2.4 बिलियन, जो कि 0.2% है हमारी जीडीपी का। अप्रैल जून वाले क्वार्टर में 2025 की बात हो रही है। ये कंपैरिजन हो रहा है कब से, पिछले साल के अप्रैल जून 2024 से। तो पिछले साल अप्रैल जून 2024 में ये जो घाटा था ये $8.6 बिलियन का था, जो कि 0.9% ऑफ द जीडीपी था। तो इसलिए समझा जा रहा है कि जो पिछले साल के क्वार्टर का घाटा है वो अब कम होकर के $2.4 बिलियन पे आया है। इस बार की जो उम्मीद थी कि जो अप्रैल जून 2025 का होगा, ये एस्टिमेट था कि ये लगभग $7 बिलियन के आसपास होगा, मतलब पिछले साल से कम ही होगा लेकिन 7 बिलियन के आसपास होगा। तो उस उम्मीद से भी काफ़ी कम ये $2.4 बिलियन रहा है। इसीलिए से पॉजिटिव न्यूज कही जा रही है, क्योंकि अमेरिका वगैरह का जो ट्रेड वगैरह वाला जो चक्कर है वो सब चल रहा है उसको देखते हुए, लेकिन वो तो अभी लागू हुआ है। इसके जो रिजल्ट हैं, जो ट्रेड में डेफिसिट, ये जो ट्रेड के ऊपर जो इतना टैरिफ वगैरह लगा है, अब इसका जो डेफिसिट होगा उसके आंकड़े आपको अगले आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। बाकी हम बात करें अगर कि 2025 का ये जो 2024-25 का जो Q4 के रिजल्ट थे वो और अच्छे थे। मतलब उसमें ट्रेड जो है वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, करंट अकाउंट सरप्लस था, वो $13.5 बिलियन का सरप्लस था। तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इससे पिछला वाला जो क्वार्टर था वो सरप्लस में था 13.5 बिलियन के, जो कि 1.3% ऑफ जीडीपी है। लेकिन जो हमारा Q1 का क्वार्टर आया है ये अप्रैल जून 2025 का, इसमें हम डेफिसिट में चले गए, लेकिन डेफिसिट भी कम ही है, ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब हम बात करें कि ये जो इम्प्रूवमेंट है ये क्यों हुआ है, मतलब जिसकी उम्मीद करी जा रही थी कि 7 बिलियन का तो होगा ही यहाँ पे घाटा, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वो उसके पीछे का मेन रीज़न था सर्विसेज के एक्सपोर्ट का। सर्विसेज का मतलब समझ रहे हैं, भारत की कंपनियाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बेचती हैं विदेशी के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए काम करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो बीपीओ वगैरह की सर्विसेज हों, बहुत तरह की सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हों, कंप्यूटर रिलेटेड। तो वो सारी जो सर्विसेज देती हैं उसमें सर्ज की वजह से ये जो नेट रिसिट है वो $47.9 बिलियन की यहाँ पे बढ़ गई। और ये जो है जो पिछला ईयर था वो उसमें $39.7 बिलियन का था, जिस वजह से जो हमें इतना नुकसान होना चाहिए था उसकी भरपाई होगी, क्योंकि सर्विस जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया। हालांकि हमें जो मर्चेंडाइज है उसमें जो है कमी देखने को मिली, लेकिन सर्विसेज ने उस घाटे को, या फिर कह सकते हैं वो जो एक
लंबा गैप था उसको फिल करने का काम किया। दूसरा इसका मेन रीज़न ये था कि जो रेमिटेंस है वो लगभग 18% बढ़ा है, और जिस वजह से ये जो घाटा बहुत ज़्यादा हो सकता था उसमें कमी देखने को मिली है। इसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लो भी हैं, जैसे एफपीआई इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, उनमें भी $1.6 बिलियन का इंक्रीज देखने को मिला है। अगर आप इस न्यूज़ को किसी पेपर में पढ़ेंगे ना तो आपको इतना सारा डेटा मिलेगा कि आप कंफ्यूज जाएंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसलिए यहाँ पे कम करके मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको समझ के रखना है। अब हम बात करें कि ये जो ट्रेड डेफिसिट का जो ट्रेंड है ये किस वजह से आया, मतलब सरप्लस से हम डेफिसिट में आ गए। तो यहाँ पे ये बताता है कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, मतलब जो गुड्स वगैरह जो एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से है ये डेफिसिट है $68.5 बिलियन का, जो कि हाइयर है $63.8 बिलियन के लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर में जो मर्चेंडाइज का जो घाटा था कह सकते हैं वो इतना था, लेकिन इस बार वो बढ़ गया $5 बिलियन लगभग या उससे ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो सर्विसेज और रेमिटेंस हैं उनकी रोबस्ट परफॉर्मेंस ने ये जो बैलेंस का शॉर्टफॉल था उसको फिल करने का काम किया है। अगर सर्विसेज और रेमिटेंस भी बढ़े ना होते और अपने जितना लमसम रहते हैं उतना ही रहते, तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको अभी दिख रहा है $2.4 बिलियन का, ये आपको और ज़्यादा मिलता, और उससे होता क्या, इंडिया की इकॉनमी के लिए ही खराब न्यूज होती। अब हम बात करें कि इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा इंडियन इकॉनमी पे, तो सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथन करेगा रुपी को, मतलब जितना कम करंट अकाउंट डेफिसिट रहेगा उतना ही जो है फॉरेन जो डिमांड होती है करेंसी की, जैसे यूएस डॉलर वगैरह है, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। मतलब ये है कि हम इंपोर्ट जो है उतना नहीं कर रहे हैं जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी पेमेंट भी वैसे ही जाती है। अगर हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाए, है ना, और इंपोर्ट हमारा बहुत कम हो जाए, तो हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे सामान जाएगा तो हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, मतलब बाहर से सामान हम ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा ना। तो पे हम रुपये में नहीं करते हैं, पे हम ऐसी करेंसीज में करते हैं, ज़्यादातर जो यूएस डॉलर होता है उसमें सारे देश लेते हैं। तो ऐसे केस में हमें डॉलर ज़्यादा भेजने पड़ेंगे, तो रुपी क्या होता है, डाउन और होता जाता है, जो कि आजकल हमें दिख रहा है कि रुपी अपने सबसे निचले स्तर पे आ चुका है। अब अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो रुपी का जो वैल्यू है वो और कम हो जाएगी, लेकिन इस न्यूज़ से ये हो सकता है कि जो रुपी की वैल्यू थोड़ा बढ़े। इससे होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, बढ़ेगा। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट जितना कम होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो उतना कम, मतलब उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। या फिर अगर हम सरप्लस में रहें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ज़्यादा बढ़ता रहता है। और जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी इससे बताती है कि जो हमारा पूरा एक स्टांस है वो दुनिया के सामने ये जाता है कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी का इन्वायरमेंट चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कोई केओस मचा हुआ है, फिर हमारी जो इकॉनमी है घाटे में जा रही है, बहुत कुछ ख़राब कंडीशन है, ये सब नहीं दिखाता। जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे भारत की जो सोवरेन रेटिंग है वो भी इंक्रीज़ होती है। और सोवरेन रेटिंग इंक्रीज़ होने से होता क्या है कि भारत को अगर लोन लेना है, बोरो करना है पैसा, तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। आप भी अगर लोन लेने जाएंगे आज किसी भी बैंक से इंडिया में या एनबीएफसी से जाएंगे, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग जितनी हाई होगी, है ना, जितना आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा उतना कम आपका इंटरेस्ट लगेगा, और जितना आपका सिबिल स्कोर खराब होगा उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। मतलब लोन मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही सारे देशों के लिए भी होता है कि हमारी जो सोवरेन रेटिंग है जितनी अच्छी, जैसे भी इंडिया की जो रेटिंग है वो और बढ़ी है, BBB- से BBB ऐसा कर दी गई, तो जितना रेटिंग वगैरह बढ़ती है भारत को लोन वगैरह मिलना आसान भी रहता है और वो कम वो इंटरेस्ट रेट पर मिलता भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आपको याद रखने हैं इस न्यूज़ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 का डेटा है, मतलब अप्रैल जून, तो फाइनेंशियल ईयर 24, 25, 26 का डेटा आया है, जो कि बताता है कि जो जीडीपी है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रही है 2.4 बिलियन के, जो कि 0.2% है हमारी जीडीपी का। प्रीवियस ईयर का जो सेम क्वार्टर था, मतलब Q1 ऑफ 2025, अगर हम बात करें Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, तो ये था $8.6 बिलियन, मतलब 0.9% ऑफ जीडीपी। वहीं अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें, प्रीवियस क्वार्टर का मतलब किससे है, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, इसकी बात करें तो ये सरप्लस में था $13.5 बिलियन। लेकिन अगला जो क्वार्टर आया, मतलब Q1 आ गया इसका, क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल ईयर हैं वो अप्रैल से शुरू होते हैं, मार्च तक जाते हैं, तो जो आया उसमें हम घाटे में चले गए। तो जो इसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं जो एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से ये जो घाटा हुआ है वो है मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की वजह से, मतलब जो गुड्स हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से। लेकिन ये संभला किससे है, वो सर्विसेज और रेमिटेंस के इन्फ्लो से संभला है।
तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटे छोटे जो टर्म्स थे वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया ताकि समझ में आ जाए पूरी तरीके से न्यूज। बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत अमाउंट में डेटा अगर आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज रहेंगे। वही डेटा पढ़िए और वही याद भी रखिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर की, तो आपने अगर देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको और सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।